नमस्कार किसान साथियों। मैं अरविंद कुल्हरी एग्रो पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज मृदा के स्वास्थ्य पे बात करूंगा। मैं पिछली 1.5 साल से यूपी और बिहार में काफ़ी जगह हर ज़िलों में घूमा हूं। किसानों के साथ बातचीत की है, रिटेलरों से, डीलरों से, सबसे आपके बारे में सारी समस्याओं को सुना है, समझा है। जाने अनजाने में अपन अपनी मृदा का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। इस टॉपिक को अपन डिटेल में बात करेंगे। अपन जब भी खेत में बुआई करते हैं बेसल डोज लगाते हैं, खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करते हैं, किसी भी फसल को बोने का है, चाहे रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो या आपका शुगर केन हो, जब भी उसको लगाते हैं जाने अनजाने में अपन ने मृदा स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह हो गए। और मृदा स्वास्थ्य ही नहीं, अपन ने अपना खुद का स्वास्थ्य भी खराब किया। मृदा का तो किया ही किया, खुद का स्वास्थ्य भी खराब किया और आने वाली जनरेशन का स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, जिसका अपने को ज्ञान नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आप पंजाब से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे आप कितना भयंकर तरीके से कैंसर फैल रहा है। और ये इलाका भी अब अछूता रहा नहीं नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि अपन जाने अनजाने में जितने भी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं उनमें आवश्यकता से ज़्यादा बेसल डोज डाल रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है बिना विभाग की सहमति के अपनी मन मर्जी से जितना आया उतना डाल दिया। उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन आवश्यकता से ज़्यादा फर्टिलाइज़रों का उपयोग करते जा रहे हैं। मैंने यहाँ किसानों को ऐसे किसानों को भी देखा है जो प्रति बीघा एक एक कट्टा तक यूरिया लगा रहे हैं। अब ये कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं कि एक कट्टा एक बीघा, मतलब 1 एकड़ में लोग 3-3, 4-4 कट्टे यूरिया के लगा रहे हैं वन टाइम में, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे किसी में भी हो, क्योंकि यूरिया बाज़ार में सस्ता है। अब ये मृदा स्वास्थ्य को कैसे ख़राब कर रहा है, उसके लिए अपन इसको गहराई से पहले यूरिया को समझें कि यूरिया करता क्या है। यूरिया अपन खेत में डालते हैं, या तो सिंचाई पहले करते हैं या सिंचाई बाद में करते हैं, और खेत में अपन ने यूरिया डाली। यूरिया क्या करेगा, यूरिया में 70 से 75%, 80% तक भी यदि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है, तो 80% तक यूरिया या तो वायुमंडल में जाता है उड़ के अमोनिया के रूप में, या फिर वो पानी के साथ घुल के नीचे ज़मीन में पेनिट्रेट हो जाता है। वो अपने को वापस मिलता नहीं है, क्योंकि पानी भी अपन यूपी और बिहार में पानी की कमी नहीं है, यहाँ पानी भी लोग फ्लड इरीगेशन से करते हैं। तो जितनी यूरिया डालेंगे, थोड़ी सी नाइट्रोजन काम में लेने के लिए अपन आवश्यकता से ज़्यादा यूरिया खेत में डाले जा रहे हैं। अब वो खेत में डल रही है, नीचे जा रही है, वातावरण को प्रदूषित कर रही है, अमोनिया के रूप में वातावरण को प्रदूषित कर रही है, नीचे जा रही है तो पीने योग्य पानी है उसको खराब कर रही है। अब मृदा के स्वास्थ्य में अपन बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मृदा वही स्वस्थ है जिसमें जीवाणु सबसे ज़्यादा है। एक आप ये समझो कि खेत में जिस वक्त यदि जीवाणु या जो माइक्रोब्स बोलते हैं उनको, फंगस है, मित्र फंगस हैं, ये जब खेत में प्रचुर मात्रा में होती हैं तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम एलिमेंट है वो नाइट्रोजन नहीं, कार्बन है। कार्बन अपनी ज़मीन का सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारता है, पानी के रखाव की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, वो जिसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। दूसरा वो बाइंडिंग है, दूसरे एलिमेंट्स को बाइंडिंग करता है, जैसे नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को, आपके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाइंडिंग एजेंट है, वो सबको बांध के रखता है। तो जाने अनजाने में अपन ने क्या, यूरिया आवश्यकता से ज़्यादा देते गए, माइक्रोबियल जो बैक्टीरिया थे उनकी संख्या धीरे धीरे उनके यूरिया के प्रकोप से, ज़्यादा डीएपी के प्रकोप से क्रॉप रोटेशन अपन ने छोड़ दिया, साल में एक भी दाल वाली फसलें नहीं बोते। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अपनी ज़मीन का कार्बन लेवल नीचे आने लग गए। अब जो कार्बन लेवल घट रहा है आप यूरिया बढ़ाए जा रहे हो, तो वो उसको और ज़्यादा घटाए जा रहा है। CN रेशियो है वो ज़मीन का धीरे धीरे आपका CN रेशियो बिगड़ता हुआ चल रहा है। तो आप जब पूरी प्रोडक्शन लेने के लिए तो आवश्यकता से ज़्यादा आप डाले ही जा रहे हो, आप अपना खर्चा भी बढ़ाए जा रहे हो, खर्चा आपका बढ़ते जा रहा है, फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हो। पिछले सालों में आपने अनुभव किया होगा कि अपनी जो उत्पादकता थी प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर, जो उत्पादकता थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई किसी भी फार्मर की,
कोई बहुत कम गिने चुने फार्मर हैं जिन्होंने अपनी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन उन्होंने ज़्यादा लिया है। क्योंकि उत्पादन तो जब बढ़ेगा जब अपन ज़मीन में कार्बन बढ़ाएंगे, कार्बन तब बढ़ेगा, कार्बन बढ़ाएंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेंगी, एक्टिविटी बढ़ेंगी तो आपका CN रेशियो सुधरेगा, CN रेशियो सुधरेगा तो आपका उत्पादन अपने आप अच्छा आएगा। जो जो अपन मृदा के स्वास्थ्य के प्रति यूरिया ज़्यादा डाल के, अब यूरिया क्या करता है, आप यूरिया को समझो भाई खेत में अपन ने डाला, पानी के साथ डाला, पानी में घुला, पौधे ने जड़ से उसको लेना है, तो यूरिया अपने आप में तो पौधे को मिलता नहीं है। उसके लिए भी क्या होगा, यूरिया काम तब करेगा जब भूमि में 2-3 बैक्टीरिया होंगे। अमोनिया से उसको नाइट्राइट और नाइट्राइट फॉर्म में तोड़ने के लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर 2 जीवाणु होते हैं। यदि ज़मीन में वो जीवाणु खत्म हो जाएंगे तो आप यूरिया का क्या करोगे, किस काम में लोगे उस यूरिया को? कितने भी खेत में डाल देना, बैक्टीरिया नहीं है तो वो आपके कभी काम नहीं आएगी। तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दो। यूरिया तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप डालो स्प्लिट डोजेज में, थोड़ी थोड़ी, बीघा की 5 किलो के हिसाब से उसका छिड़काव करो। आप 15 दिन से 20 दिन से फिर दोबारा डाल दो, अगले 1 महीने में फिर डाल दो, तो फिर भी ठीक है। पर इसका रिप्लेसमेंट अब बाज़ार में आ गया है, नैनो यूरिया आपके पास उपलब्ध है। फसलों की अच्छी ग्रोथ हो जाए, जब 30 दिन से लेके, जैसे चौड़ी पत्ते वाली हैं, आलू है, तंबाकू है, ये 30-40 दिन में तैयार हो जाते हैं। गेहूँ है वो 40-45 दिन में तैयार होती है। सरसों 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। तो जब फसलें तैयार हो जाए तो उन पर छिड़काव विधि से आप नैनो यूरिया का उपयोग करो। नैनो में सबसे बढ़िया नैनो आ रही है चांद छाप नैनो यूरिया, जिसका 1.5 साल से लगभग हमने फील्ड में जाके काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, सब जगह से लोगों से, किसानों से मिले हैं। कम से कम भी मेरे अंदाज से 1,00,000 एकड़ से ऊपर का स्प्रे हम कर चुके हैं, जिस पे इसका स्प्रे देखा है कि इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो फिर आप पीछे क्यों रह रहे हैं? आप अपनी मृदा के स्वास्थ्य बनाने के लिए, आप अपनी कीमत घटाने के लिए, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए बेसल डोज को थोड़ी घटाओ, यूरिया कम करो और पत्तियों के थ्रू उसको पोषण दो। पत्तियों के थ्रू दोगे तो ज़मीन में फर्टिलाइज़र जाएगा नहीं, ज़मीन में नहीं पहुंचेगा तो आपके जो कार्बन लेवल है, उनका जो एक्टिविटी है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, वो बैक्टीरिया की प्रॉपर चलती रहेंगी। तो उनको प्रॉपर चलाने के लिए आप जब भी फसल बोएं उसमें 3-4 बार आपके पास जितनी आवश्यकता हो आप उसको छिड़काव विधि से दो। उसमें नाइट्रोजन भी दो, फास्फोरस भी दो, पोटास भी दो। नाइट्रोजन का विकल्प नैनो यूरिया के रूप में तैयार है। बाकी आप फास्फोरस और पोटास के लिए लेते हैं तो NPK की अलग अलग ग्रेड आती हैं जो DAP ही कहलाती हैं। 19-19 है, 52-34 है, 00-50 है, 10-10-10 है। आपकी फसल कौन सी है उसके अनुसार उस NPK की ग्रेड को किसी भी कृषि विभाग से या किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप एक बार उसकी सलाह लो, फसल में मेरे को डालना कौन सा है। जैसे गेहूं की मैंने पहले वीडियो डाला था, उसमें गेहूं में फर्टिलाइजर रेजिस्टेंस बताया था। सरसों में है, आप स्प्रे से करेंगे तो सल्फ़र का उपयोग करो, सल्फ़र उसमें भी ज़रूरी है। 2 स्प्रे आप सल्फ़र मिला के NPK के साथ में नैनो यूरिया मिला के स्प्रे करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, फलियों की साइज़ अच्छी आएगी, ऑयल कंटेंट बढ़ेगा उसमें। तो जो फसल आप बो रहे हैं उस फसल के अनुसार ही उसमें फर्टिलाइज़र डालें। वो मृदा का स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें कि उसके जीवाणु हैं उनको अपना जिंदा रखना है। दूसरा, अपन सबसे बड़ी मृदा के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि रूटावेटर आ गया। रूटावेटर से अपन क्या कर रहे हैं, 4 इंची की ज़मीन को काट रहे हैं, 4 इंची पे फटाफट खेत को तैयार करना है, फटाफट लगा देना है। तो जितना जल्दी लगा रहे हैं वो नीचे की लेयर टूट नहीं रही, जो फर्टिलाइज़र नीचे चले गए वो वापस ऊपर नहीं आ पा रहे। तो आप साल में 1 बार कम से कम गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ो, हरी खाद अपनाओ। साल में 1 महीने भी यदि आपका खेत खाली रहता है तो किसी भी मौसम में कोई भी दाल वाली फसल डाल के उसको 1 महीने के लिए खेत में थोड़ा उगा के और उसको टर्निंग प्लाउ से पलट दो, हैरो से या डिस्क प्लाउ से उसको खेत में पलट दो। पलट दोगे तो क्या होगा, जीवाणु अपना काम करेंगे, पत्ते उसमें सड़ेंगे। आप जो जीवाणु बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, सेलुलोज है, ये चीज़ें आप खेत में छोड़ ही नहीं रहे हो, एक के ऊपर सारी, बस गेहूँ धान बाजरा, गेहूँ धान ये, गेहूँ धान मक्का, गेहूँ धान ये आपका है। कुछ इलाकों में मैंने देखा है मक्का मक्का मक्का, पूरी साल ही मक्का ही मक्का। अरे भाई, एक बार तो दाल वाली बो, उसके लिए आपने कर रखा है नीलगाय खा जाती है। अरे केयर करो भाई, खेत अपने को बचाना है, अपना खेत है, किसी दूसरे का नहीं है। नीलगाय भी आएगी, प्रकृति में आज ओले गिर गए तो आप फसल का क्या कर लोगे? उसका कोई विकल्प है क्या आपके पास? आंधी आ गई, गेहूँ पकने वाली है, बारिश आ गई, गेहूँ गिर गई नीचे। धान है, धान पकने वाला है, इस साल देखा होगा धान पकने में तैयार हुआ, हैवी रेनफॉल हो गई। तो आपके पास प्रकृति से लड़ने का है तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको लड़ने के लिए अपने को संभल के रहना पड़ेगा।
अपने खेत का रख रखाव अपना ज़रूरी है, मृदा का स्वास्थ्य अपने लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी यदि ज़मीन देना चाहते हैं, जिंदा ज़मीन देना चाहते हैं, ऊसर ज़मीन और जिंदा ज़मीन में दो ही फ़र्क है, उसका बैक्टीरिया। ऊसर ज़मीन में भी एलिमेंट सारे ही होते हैं, जो पर वो बैक्टीरिया नहीं होने से, कार्बन ना होने से वो काम की नहीं होती। तो आप कार्बन बढ़ाओ, बैक्टीरिया बढ़ाओ उसमें, और अपना फर्टिगेशन है वो बार बार स्प्रे के थ्रू डालो। 3 बार आराम से, गेहूं की फसल है उसमें 3 बार स्प्रे करो। 5 किलो पहली बार करते हो तो नैनो यूरिया काम नहीं करती फर्स्ट टाइम, क्योंकि 30-35 दिन में आपके यूरिया डालते हो पहली सिंचाई पे। उस टाइम आप 5 किलो बीघा की यूरिया बहुत है, प्रति एकड़ 25 से 30 किलो यूरिया बहुत है, डाल दो। 10-15 दिन बाद में उस पर स्प्रे निकालने चालू कर दो। 15-15, 20-20 दिन के अंतराल से उस पर स्प्रे में निकालो। NPK उसमें मिला लो, 52-34 मिला लो। तो आप स्प्रे से भोजन देते जाओगे तो नीचे आपका घास नहीं उगेगा, और जो घास छोटा मोटा उग भी गया तो वो उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, क्रॉप का कंपटीशन नहीं लेगा। तब तक क्रॉप उस पर छाया कर देगी तो वो घास अपने आप दब जाएगा। तो घास नीचे दबा रहेगा, उस पर छाया हो जाएगी तो वो बढ़ेगा नहीं, तो वो क्या होगा, खेत में सड़ेगा, गड़ेगा, तो आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्बन बढ़ेगा। दूसरा, आप मल्च का कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करते। आपके खेत में कुछ भी है, तूड़ा है, धान का है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत खेत में मल्चिंग डालो, कवर क्रॉप लगाओ उसमें। जैसे आलू बोते हो तो उसमें कवर क्रॉप क्यों नहीं लगाते बीच में? मेथी इंटरक्रॉप बहुत अच्छी हो सकती है, सरसों इंटरक्रॉप में बहुत अच्छी हो सकती है। पर आलू बोना है तो आलू के किसान सिर्फ आलू 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 आलू, उसके अलावा कुछ नहीं। 2-2 बार आलू ले लेते हैं, एक कच्चा आलू लेते हैं, दूसरा पक्का आलू लेते हैं। तो आप जब भी इन फसलों में डालें तब अपनी मृदा का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। यह आपके और अपने भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय ज़मीनों का कार्बन लेवल है, नॉर्थ इंडियन सॉइल्स का कार्बन लेवल है वो 1% से नीचे आ गया, और ये एक अलार्मिंग स्टेज है। कार्बन लेवल कम से कम ज़मीन में 2.5% से ऊपर होना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। और अच्छे उत्पादन के लिए पूरे यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब, यहाँ कहीं भी 2.5% कार्बन कहीं नहीं है, सबका 1% से नीचे कार्बन है। अब आप कितने लंबे तक खेती कर पाओगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल का भविष्य और बचा है। उसके बाद अपन बच्चों को क्या दे के जाएंगे, अगली पीढ़ी क्या खाएगी, उसके बारे में भी सोचो। तो मृदा स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। मृदा का स्वास्थ्य उसमें है, जब भी आप कोई भी फसल बोते हैं उसको ट्राइकोडर्मा से, आपके जितने भी बायो फर्टिलाइज़र हैं, अजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पेरिलम है, इनसे सीड ट्रीटमेंट कर करके बोएं। पानी के अंदर नहीं आता तो आप इनके आजकल कल्चर मिलते हैं बाज़ार में, सारे कल्चर हैं, गुड़ और बेसन को मिला के 200 लीटर के ड्रम में मिला के, हर सिंचित जब भी आप सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं, उसके साथ पानी मिला के खेत में डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे, एक फंगस आपकी बढ़ेगी, वो आपकी बीमारियों को रोकेगी। यही आपकी, जो यूरिया आप ज़्यादा डाल रहे हैं, आपने एक तरह से ये कह दिया कि मेरी फसल आओ और बीमार हो जाओ। फंगस के लिए आपने ये कर दिया, नाइट्रोजन फंगस को भी दे दी, फसल को भी दे दी, घास को भी दे दी, तीनों को दे दिया आपने, तीनों को बराबर मात्रा में दी। अब जिसकी जड़ ज़्यादा मजबूत है वो ले लेगा। जो ही यूरिया डालोगे, पानी ज़्यादा दोगे, फंगस के लिए बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट हो गया, तुरंत आपकी फसल पे अटैक करेगी। इससे अच्छा ये है कि आप पानी अपना रिक्वायरमेंट अनुसार दो, फसल की कितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी डालो, और फर्टिगेशन हमेशा उसको स्प्रे से कराओ, क्योंकि यहाँ इस तीनों स्टेट्स में ड्रिप इरिगेशन बहुत कम है। ड्रिप से करोगे तो आलू बहुत आपको बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलेगा, चाहे कोई भी फसल हो। स्प्रिंकलर आप काम में नहीं लेते, अदरवाइज इसको आप स्प्रिंकलर के थ्रू भी डाल सकते हैं, फर्टिगेशन के सारे ड्रिप के थ्रू भी फर्टिगेशन कर सकते हैं। पर आपके पास वो तो विकल्प नहीं है, पर नहीं है तो आप कम से कम स्प्रे की टंकी से थोड़ा सा खेत में टाइम बिताओ। आप अपना टाइम खुद को देना पड़ेगा, सारा काम लेबर नहीं। पहले भी बुजुर्ग आदमी, अपने दादा परदादा, फादर वगैरह सब खेती खुद हाथ से करते थे, जब तो औजार भी नहीं थे। जब औजार नहीं थे, आज तो औजार भी आ गए, मशीनें भी आ गई, सब कुछ अपने पास है, पर फिर भी अपन मेहनत नहीं करना चाहते और अपनी ज़मीन को ख़राब किए जा रहे हैं। अतः सभी किसान साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि अपने मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मृदा स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। और मैं इस संदर्भ में जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब आगे आने वाले टाइम में मैं आलू पे वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, तो डेली 1-2 वीडियो डालता हूँ। इसके लिए आप कुल्हरी एग्रो को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और आप इस पर लाइक और कमेंट्स जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। धन्यवाद।